कैसा है आप सभी? बड़ा लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक खत्म किया था, हमने अपनी बुक के बारे में जाना था, केमिस्ट्री क्या होती है इस बारे में समझा था, और इसके अलावा हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। आज बेटा हम अपने टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए, अपनी क्लास को एक्सटेंड करते हुए मैटर के कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद से मैटर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, और देखते हैं कितना आज हम कवर कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कवर करेंगे। आइए चलिए ध्यान देते हैं हम। तो मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि मैटर इज कॉन्टिन्यूअस। देखिए, मैटर इज कॉन्टिन्यूअस, ये कहने का मोटिव क्या है, ये कहने का मतलब क्या है कि बेटा जब मैटर के बारे में पता चला था तो जो साइंटिस्ट लोग थे, उन साइंटिस्ट लोगों के दो ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप बोलता था कि मैटर जो है वो बल्क है, और दूसरा बोलता था कि मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है। कहने का मतलब समझा देता हूं कि एक ग्रुप ये बोलता था कि मैटर जो है वो अपने आप में संपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल कि ये व्हाइट बोर्ड शुरू से ऐसा ही होगा, ये मार्कर पेन शुरू से ऐसा ही होगा, ये सचिन भैया शुरू से इतने ही पड़े होंगे। ठीक है, और दूसरा ग्रुप ये बोलता था कि जो मैटर है, मैटर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि छोटी छोटी चीजों से मिल करके बना है। जैसे रेत होती है, रेत छोटे छोटे रेत के कणों से मिल करके बनती है, ठीक उसी तरीके से ये जो मैटर है ये भी छोटे छोटे कणों से मिल करके बना हुआ है। तो देखते हैं कौन सा ग्रुप सही बोलता था, कौन सा गलत झूठ बोलता था। इस ग्रुप के लिए इसके लिए एक बहुत सिंपल एंड स्वीट सा एक्सपेरिमेंट है, जो कि अभी हम लॉकडाउन में बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, पर लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा तो सावधानी का ध्यान रखते हुए, जैसे ही घर वालों की नजरें हमसे हटेंगी तो हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें एक शीशे की जरूरत है, जिसमें हम रोज अपनी शक्ल देखते हैं, और हमें क्या करना है कि उस शीशे को लेना है, बड़े प्यार से उसमें अपनी शक्ल देखनी है, और फिर उसके बाद उसे छोड़ देना है जमीन पे। अच्छा बताइए कि अगर हम शीशे को जमीन पे छोड़ेंगे, अगर हम इस शीशे को थ्रो करेंगे, तो थ्रो करने से क्या होगा बेटा? हम सबको पता है, दो शीशे हो जाएंगे, है ना? एक इतना बड़ा शीशा और एक और इतना ही बड़ा शीशा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा? हाँ ठीक है, शीशा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, सही कहा आपने। अच्छा, इनमें से कोई छोटा टुकड़ा लीजिए और उसे भी थ्रो करिए बेटा। अब क्या होगा? ये छोटा टुकड़ा और छोटे टुकड़ों में टूटेगा, है ना बेटा? तो देखिए, जहां हमें लग रहा था कि मिरर जो है वो ऐसा ही होगा शुरू से, मतलब अगर हम बल्क वालों की बात लेकर के चले तो उन्होंने बोला कि मिरर जो है वो शुरू से ऐसा ही होगा। बट बेटा जब हमने मिरर को थ्रो किया तो ये छोटे टुकड़ों में टूटा, वो छोटे टुकड़े को थ्रो किया तो वो और छोटे टुकड़ों में टूटा, और अभी इस छोटे टुकड़े के भी डिवाइड होने के चांसेस हैं। इससे हमें क्या पता चलता है बेटा कि मैटर जो है वो बल्क नहीं है, बल्कि मैटर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी मैटर की कि बेटा अलग अलग मैटर जो होते हैं, अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी सबसे पहले तो कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, जो कि हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो पार्टिकल्स का मिलकर बना हुआ है। थर्ड पॉइंट मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में कि बेटा अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, है ना? ये जो बोर्ड है, बोर्ड के पार्टिकल्स अलग होंगे, मार्कर पेन है, मार्कर पेन के पार्टिकल्स अलग होंगे, हमारा मोबाइल फोन है उसके पार्टिकल्स अलग होंगे, हमारी नोटबुक है उसके पार्टिकल्स अलग होंगे। हर मैटर के अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, तो डिफरेंट मैटर्स हैव डिफरेंट पार्टिकल नेचर। आइए आगे बढ़ते। और मैटर की फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी कि इसमें मास और वॉल्यूम होता है। ठीक है बेटा, इट हैज मास
एंड वॉल्यूम। चलिए आगे बेटा, जिस तरीके से हमने मैटर के बारे में जाना है, फटाफट आइए समझते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए पार्टिकल्स के बारे में, कि अगर हमें कोई पार्टिकल डिफाइन करने को बोलता है कि पार्टिकल क्या होता है तो हम क्या डिफाइन करेंगे। बेटा देखिए, पार्टिकल वो छोटी छोटी यूनिट हैं जिनको मिला करके कि क्या बना है, एक मैटर बना है। ये मिरर क्या है बेटा, ये एक मैटर है, और ये जो छोटे छोटे पीसेस निकले हैं ये क्या है बेटा, इनके पार्टिकल्स हैं, है ना बेटा। तो द स्मॉल यूनिट्स, वो छोटी छोटी यूनिट बाय विच अ मैटर इज मेड अप ऑफ, जिनको मिला करके कि मैटर बनता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं, है ना बेटा। चलिए बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हमारे मैटर की प्रॉपर्टीज थी, उसी तरीके से जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। चलिए आइए फटाफट देखते हैं। तो बेटा मैटर के पार्टिकल्स की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्मॉल इन साइज। मैटर के पार्टिकल्स साइज में छोटे होते हैं। भैया कितने छोटे होते हैं बेटा, इतने छोटे होते हैं ना कि हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते। इवन मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है, जब कोई मुझसे पूछता है, कोई भी स्टूडेंट, की भैया मैटर के पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ। 9th क्लास में जब मैं था तभी मैंने ये पॉइंट पढ़ा था एक बुक में, और बड़े अच्छा लगा था मुझे ये देख के, मतलब बड़ी हैरानी हुई थी कि बेटा मैटर के पार्टिकल कितने छोटे होते हैं। इसका जवाब आप ऐसे समझिए कि एक जो पानी की बूंद होती है ना, एक जो वाटर ड्रॉप होती है बेटा, उस एक वाटर ड्रॉप के अंदर 10 टू दी पावर 22 इतने वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इसके आसपास, इस फिगर में। ठीक है बेटा, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक सिंगल वाटर ड्रॉप बनती है, और कई सारी वाटर ड्रॉप्स को मिला करके जो हमारे बोटल्स में या फिर जो लेक्स एंड पॉन्ड्स होते हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, उनके अंदर वाटर फिल होता है। तो आप सोचिए कि पार्टिकल्स कितने छोटे हो सकते हैं और कितने ज्यादा अमाउंट में हो सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी मैटर के पार्टिकल्स की पहली प्रॉपर्टी की ये साइज में छोटे होते हैं। इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूं मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि बेटा पानी है, अगर हम पानी के अंदर 1-2 ढक्कन डिटॉल मिलाएं, मान लीजिए हमने 100 ml वाटर लिया, उसके अंदर हमने 10 ml जो है वो डिटॉल मिला दिया। अब ये जो 100 ml हमारा पानी था, इसमें से हम 10 ml पानी निकालते हैं, डेटॉल वाला पानी निकालते हैं, और 90 ml प्योर वाटर डालते हैं। तो बेटा ये जो हमने दूसरा सॉल्यूशन तैयार किया है, क्या इसमें से भी डिटॉल की खुशबू आएगी हमें? बिल्कुल आएगी, पहले से थोड़ी कम आएगी बट आएगी। अच्छा, ये जो दूसरा सॉल्यूशन है, अब इसमें से 10 ml निकालिए और 90 ml प्योर वाटर डालिए, तो जो तीसरा सॉल्यूशन बना, क्या उसमें से हमें डिटॉल की खुशबू आएगी? बिल्कुल आएगी बेटा, पिछली बार से कम आएगी बट बिल्कुल आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा कि डेटॉल जो है, हम ये देख सकते हैं कि डेटॉल जो लिक्विड हमने डाला है, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो अपने आप को बार बार डिवाइड करते जा रहे हैं टू मेक अ फॉर्म ऑफ मैटर की फॉर्म बनाने का, वो क्या कहते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस में अपनी खुशबू को बनाए रखने के लिए। हाँ, सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन खुशबू कम होती जा रही है, वी एग्री विद दैट, बट फिर भी खुशबू जो है वो रिटेन है वहां पे, है ना। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, स्पेस इन बिटवीन देम। और इस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, जानते हो आप? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बेटा कि पार्टिकल्स के बीच की दूरी। ठीक है बेटा, आइए इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे बेटा पानी है,
पानी के अंदर अगर हम मान लीजिए हमने एक गिलास भरा हुआ पानी ले रखा है और उसके अंदर अगर हम 1 चम्मच रसना डालते हैं या 2 चम्मच रसना डालते हैं, तो बेटा हम ये देखते हैं कि पानी में रसना डालने की वजह से पानी का जो लेवल है वो बढ़ता भी नहीं है। ऐसा नहीं होता कि रसना डालने से जो पानी है, जितना हमने रसना डाला, 1 चम्मच हमने रसना डाला तो 1 चम्मच पानी जो है वो नीचे गिर गया गिलास से, ऐसा नहीं होता है ना। और वो रसना बेटे उसमें घुल भी जाता है। देख रहे हो आप क्या हो रहा है, पानी जो है वो ग्लास में भरा हुआ दिख रहा था, उसमें हमने रसना डाला है ना बेटा। रसना डालने के बाद वो रसना उसमें घुल भी गया और पानी का साइज भी नहीं बढ़ा है, साइज भी नहीं इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम भी नहीं इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो हमारा पानी है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ गैप है, उस गैप के अंदर ही क्या आ जा रहे हैं बेटा, हमारे रसना के पार्टिकल्स आ जा रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। Particles of matter are continuously moving. और बेटा इसी चीज को, ये जो कंटिन्यूअसली मूविंग जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये हमें 9th क्लास में पढ़ाया गया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, है ना बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई अगरबत्ती है, अगर हमने उस अगरबत्ती को बिना जलाए रखा है, एक कमरे में बिना जलाए हमने एक अगरबत्ती रखी है, तो उसकी खुशबू सूंघने के लिए हमें कहां तक जाना पड़ेगा, उसके काफी पास तक जाना पड़ेगा, उसको अपने नोज के, अपने फेस के हल्का बहुत कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें उसकी खुशबू आएगी। बेटा यहाँ एक बात नोट करने वाली है, आप हंसेंगे नहीं, नोट करने वाली है कि नाक के अंदर हमने अगरबत्ती नहीं डाली है अगरबत्ती की खुशबू पाने के लिए। अगरबत्ती को हमने अपनी नाक से, अपनी नोज से हल्के से डिस्टेंस पे रखा है, तभी हमें उसके पार्टिकल्स की, उसकी जो खुशबू है वो आ गई है। अच्छा बेटा अगर अब हम इसी अगरबत्ती को लिट कर दें, जला दें, तो क्या होगा, अगर हम कमरे के बाहर भी हैं तो भी बहुत इजीली हमें अगरबत्ती की खुशबू आ जाएगी, यानी कि अभी अगरबत्ती के पार्टिकल जो है वो ज्यादा तेज मोशन कर रहे हैं, है ना बेटा। और फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और इस चीज को हम बोलते हैं बेटा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है बेटा, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि बेटा अगर मैं आपको एक पेपर दूं और बोलूं कि लो बेटा इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, तो आप कर दोगे, बहुत इजीली कर दोगे, बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे, आजकल तो वैसे भी खाली रहते हो, इतने इतने से टुकड़े कर दोगे, है ना। अच्छा वही अगर मैं एक पॉलिथीन दूं और बोलूं कि लो बेटा अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, तो क्या लगता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने में पेपर से ज्यादा एफर्ट लगेगा, कम एफर्ट लगेगा, थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगेगा। अच्छा पर आप उसके भी छोटे टुकड़े कर दोगे। अब मैं आपको पॉलिथीन हटा करके बेटे एक चौक का पीस देता हूं, उसके छोटे टुकड़े करने हैं, तो हाथों से जब उसके छोटे टुकड़े करोगे तो कितने टुकड़े कर लोगे, जितने पेपर और पॉलिथीन के किए थे उतने हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना, 2 3 4 5 इतने ही हो पाएंगे। और अगर बहुत छोटे टुकड़े करने तो क्या करोगे, हथौड़े मारोगे, उस पर हैमर करोगे तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा अब मैं आपको एक लोहे की कील दे देता हूँ और बोलता हूँ लो बेटा इसके छोटे टुकड़े करके दिखाओ, क्या लगता है हाथों से मोड़ने पे हो जाएगी वो छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट, नहीं, उस पर बहुत बार हैमर कर लो, हो जाएगी छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट, नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा आप हैमर करके उसका शेप चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसमें कोई डेंट ला सकते हो, बट उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। कैंची से काटने पे हो जाएगी वो अलग, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होगी बेटा, किसी भी तरीके से नहीं हो सकती है। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जो पेपर है, पेपर के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, थोड़ा कम, पॉलिथीन के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनसे ज्यादा। अच्छा और इसके बाद से जो है बेटा हमारे पॉलिथीन के बाद चौक, उनके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थोड़ा ज्यादा।
और चौक के बाद से जो हमारा आयरन नेल है, लोहे की जो कील है, उसके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है ना बेटा। तो एक बार देख लेते हैं हम पूरे बोर्ड को अच्छे से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम मैटर के क्लासिफिकेशन पे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं जरा मैटर के क्लासिफिकेशन पे, ठीक है, कि मैटर को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बेटा मैटर को ध्यान रखिएगा बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है। मैटर को प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम दो टाइप के क्लासिफिकेशंस में बांटते हैं। एक होता है हमारे पास मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा होता है हमारे पास मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन। आइए बेटा, तो ये क्लासिफिकेशन ध्यान से, ये क्लासिफिकेशन ट्री ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज हमें यही क्लासिफिकेशन कंप्लीट करना है। ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट करके आज हमारी क्लास जो है वो फिनिश होगी, ठीक है। और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है, कुछ बेसिक बातें जो है, जैसे मास क्या होता है, वेट क्या होता है, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, वॉल्यूम किसे कहते हैं, टेम्परेचर किसे कहते हैं, डेंसिटी किसे कहते हैं, टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए ध्यान से देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जो बेटा हमारा मैटर होता है वो कुल मिला के होता है जनरली तीन टाइप का, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। इसके अलावा दो और एक्स्ट्रा फॉर्म्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है बेटा। बट ये तीन हमारे मेन होते हैं जिनको कि हमको पढ़ना है। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो मैटर है उसका परिवार अच्छा खासा बड़ा है। ये देखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो मैटर है वो दो टाइप का होगा, या तो मैटर प्योर होगा, नहीं तो मैटर इम्प्योर होगा। जो प्योर मैटर होगा उसको बोलेंगे बेटा हम सब्सटेंस, और जो इम्प्योर मैटर होगा बेटा उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। बेटा सब्सटेंस में यानी कि प्योर मैटर के अंदर वो मैटर जो एक टाइप के एटम से मिलके बना होगा वो कहलाएगा एलिमेंट, और जो एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट से मिलके बना होगा वो कहलाएगा कंपाउंड। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें एलिमेंट और कंपाउंड के, तो ध्यान दीजिएगा इधर, एलिमेंट के एग्जाम्पल हो गए हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, सोडियम, ये सब। क्योंकि हीलियम हीलियम के एटम से बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एटम से, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम से बनेगा, और सोडियम जो है वो सोडियम के एटम से। बट अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के एग्जाम्पल हो गए H2O। बेटे H2O जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के एटम से मिलकर बन रहा है, ठीक इसी तरीके से NaCl दो प्रकार के एटम से मिलकर बन रहा है, सोडियम और क्लोरीन, है ना बेटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा ये एलिमेंट भी होते हैं तीन टाइप के, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। और जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं दो टाइप के हमारे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्योर मैटर यानी कि मिक्सचर को देखते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, या तो इस मिक्सचर की जो कंपोजिशन होगी वो बहुत अच्छी होगी, आप पता नहीं लगा पाएंगे, चीजें अच्छे से घुली मिली हुई होंगी, सब कुछ एक जैसा दिखाई देगा, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनस। और जिसमें चीजें एक जैसी नहीं होंगी उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनस। जो होमोजीनस मिक्सचर होते हैं बेटा हमारे, उन्हीं को हम बोलते हैं सॉल्यूशंस।
सॉल्यूशंस भी कई कई प्रकार के होते हैं। जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें कि हम बात करेंगे अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में। और जो हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं बेटा, तो हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं सस्पेंशन और दूसरे होते हैं कॉलोइड्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पूरा का पूरा मैटर का क्लासिफिकेशन ट्री है। इसको अच्छे से देखिए और इसको अच्छे से नोट करिएगा आप अपनी नोटबुक में। और अभी हम शुरू करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन से। सॉलिड, लिक्विड, गैस की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। फिर हम सब्सटेंस और मिक्सचर जो है उनकी डेफिनेशन देखेंगे, एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन देखेंगे, सारी चीजों की डेफिनेशन देखेंगे। बस एक सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इनको थोड़ा हमें ठीक से पढ़ना है, डेफिनेशन देखनी है और प्रॉपर्टी के डिफरेंसेस भी देखने हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। एक बार आप देख लीजिए इसे अच्छे से। बेटा ये चलिए आगे बढ़ते हैं। मैटर को फिजिकली क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफाई होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और इन सॉलिड, लिक्विड और गैस की पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे और प्रॉपर्टीज को देखने के बाद हम इनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, सॉलिड किसको कह सकते हैं, लिक्विड किसको कह सकते हैं, गैस किसको कह सकते हैं, फटाफट देख लेते हैं। और बेटा ध्यान रखिएगा कि ये सारे ना हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, 9th और 10th की ही चीजें हैं जो कि हम अपनी, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता दूं इन चीजों की इंपॉर्टेंस की हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं। हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ये सारे वर्ड्स जो अभी हम 1-2 क्लासेस में पढ़ेंगे वो इस्तेमाल होंगे। हो सकता है बेटा कि जो हमारा लेसन जो है ये 8 क्लासेस का, मैंने आपको बोला था 8 क्लासेस का ना हो, 9 से 10 क्लास का हो, 1-2 क्लास एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं। बट बॉदर बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये जो लेसन है ये पूरा आपको जैसे हमारी बात हुई थी उसी तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। और बेटा बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा करिए। कोई भी डाउट्स होते हैं तो YouTube के कमेंट सेक्शन में आप डाउट्स पूछा करिए, अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज बेटा, चलो मेरी शक्ल तो बुरी है, कोई बात नहीं, मेरी शक्ल पे लाइक नहीं बनता है, ठीक है, मानते हैं। ये बेचारा विनय कैमरा पकड़ के फोन के पीछे खड़ा रहता है इतने देर, है ना, और वीडियो शूट करने में हेल्प करता है। हम लोग 10-10, 12-12 घंटे वीडियो शूट करते हैं, बाकी के काम करते हैं। विनय बेचारा आप लोग के लिए इतने दूर से ऐसे लॉकडाउन में भी आता है घर पे वीडियो शूट करने के लिए। तो कम से कम विनय का मनोबल बढ़ाने के लिए, विनय को ही सपोर्ट करने के लिए बेटा वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, है ना, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। अच्छा लगेगा विनय को, मेरा क्या है ना, तो विनय को अच्छा लगेगा। थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ बेटा, है ना, कोई हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना उसके लिए। तो आज सब लोग विनय के लिए बेटा एक लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे और एक शेयर करेंगे सभी लोग, और सब्सक्राइब भी करेंगे जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है बेटा, हाँ, हमारा प्रोटीन, ग्लूकोज सारा कुछ वही तो है। इस लॉकडाउन में हम खाना पीना थोड़ी खाते हैं, वही खाते हैं बेटा, वही देख के हमें एनर्जी आती है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है हम प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आइए हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो बेटा डेफिनेशन के अंदर हम उन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी है पैकिंग। हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की पैकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा पैकिंग जो है, पैकिंग का मतलब क्या होता है? पैकिंग का मतलब होता है वो ऑर्डर जिसमें कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स को अरेंज किया गया है। द ऑर्डर इन विच पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अरेंज आर कॉल्ड पैकिंग। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने? द ऑर्डर इन विच पार्टिकल्स of matter are arranged are called packing। और बेटा ध्यान रखेंगे कि जब आप ये पोर्शन, ये पर्टिकुलर पोर्शन अपनी नोट्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो शुरू के 1-2 जो पेजेस हैं उन 1-2 पेजेस में आपको ये डेफिनेशंस जो है, ये डेफिनेशन वाला पोर्शन पूरे तरीके से लिखना है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको लिखनी है जो मैंने डेफिनेशन में मैं जो लिखवाऊंगा। और इसके बाद आपको एक पूरे पेज पे, जितने भी पेजेस आप यूज करेंगे उन सारे पेजेस पे कॉलम बना के इसी तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कॉपी का पेज है तो इस कॉपी के पेज पे सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए 3 कॉलम बना के हम वो जो प्रॉपर्टी होगी वो सामने लिखेंगे। ठीक है बेटा, और
इनको डिफरेंसेस को लिखने से पहले 2-3 पेजेस पे हम ये डेफिनेशन वाली चीजें लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे जैसे स्पेस फिल होता रहेगा मैं इसको रब करता रहूंगा और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज देखते रहेंगे। तो आइए सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है पैकिंग। तो बेटा सॉलिड के अंदर होती है क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। सॉलिड के अंदर कैसी पैकिंग होती है? क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या है बेटा कि अगर एक सॉलिड हम ड्रॉ करें, सॉलिड का पार्टिकल स्ट्रक्चर देखें, तो सॉलिड के पार्टिकल्स ना एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। इतने पास पास होते हैं कि उनके पास कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता है इधर उधर मूव करने के लिए, ठीक है बेटा। दूसरी तरफ अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में होती है लेस क्लोज पैकिंग। सॉलिड से कम क्लोज पैक होते हैं ये, लेस क्लोज पैकिंग, यानी कि इनके अंदर पार्टिकल्स कैसे हो सकते हैं? थोड़े से दूर दूर हो सकते हैं, ठीक है बेटा, कुछ इस प्रकार से। और गैस के अंदर होती है लूज पैकिंग, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं बेटा, कुछ इस प्रकार से, काफी ज्यादा दूर दूर, ठीक है। चलिए आइए। अच्छा, पैकिंग के बाद बेटा अगली जो प्रॉपर्टी आती है, अगली प्रॉपर्टी आती है आईपीडी। आईपीडी बोले तो बेटा आई फॉर इंटर, पी फॉर पार्टिकल, डी फॉर डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। बेटा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? इंटर का मतलब बीच में, और पार्टिकल डिस्टेंस मतलब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, कि एक पार्टिकल से लेके दूसरे पार्टिकल के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा? आईपीडी बोलेंगे, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलेंगे। आ रहा है हमको समझ में? तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे बताइए? द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। चलिए बेटा, अब यहां पे ना हमको आईपीडी के बारे में कॉमन सेंस लगाना है। क्लोज पैकिंग को देखते हुए हम बताएंगे कि आईपीडी कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। तो चलिए बताते हैं बेटा। जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर क्लोज कैसी है पैकिंग? क्लोज पैकिंग है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास हैं। बेटे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास हैं, मतलब पार्टिकल्स के बीच की दूरी कैसी होगी बताइए? पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास है, ध्यान से सोचिए। तो पार्टिकल्स के बीच की दूरी होगी बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम, है ना बेटा, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास है। तो आईपीडी इनका क्या होगा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इनका होगा लो, कम। अच्छा, लिक्विड के अंदर पार्टिकल जो है वो सॉलिड से दूर दूर है, तो इनका आईपीडी होगा मोर देन सॉलिड। आईपीडी मोर देन सॉलिड। और बेटा अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अंदर है हमारी लूज पैकिंग, तो इनका आईपीडी कैसा होगा बेटा? इनका आईपीडी होगा हाई, बहुत ज्यादा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगा, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है आईपीएफए। बेटे आईपीएफए बोले तो आई फॉर इंटर, पी फॉर पार्टिकल, एफ फॉर फोर्स, ए फॉर अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या? इंटर का मतलब बीच में, और पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब क्या है बेटा कि हमारे इस पार्टिकल और इस पार्टिकल को एक दूसरे के पास रखने में, एक दूसरे से जोड़े रखने में, एक दूसरे से बाइंडेड रखने में जो फोर्स हेल्प कर रहा है, उसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा? आईपीएफ, इंटर पार्टिकल। तो दो पार्टिकल्स को बाइंड करने में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, द फोर्स विच बाइंड the particles of a matter, वो फोर्स जो कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करता है, ठीक है बेटा, उसी को हम क्या बोलेंगे? आईपीएफए। चलिए अब एक छोटी सी बात आपको समझा देते हैं बेटा, छोटी सी बात आपको ये समझा देते हैं, यहीं पे समझा देते हैं कि जो बेटा इसको आप डेफिनेशन में ही लिखिएगा कि जो आईपीडी है और आईपीएफए है, ये दोनों होते हैं बेटा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
अब बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है आपको बता दें कि दो चीजें ना देखिए, या तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं या तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है दोस्त होना और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है दुश्मन होना। तो देखिए बेटा लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे अगर हमारा कोई दोस्त है तो अगर हम खुश होंगे तो दोस्त भी क्या होगा, खुश होगा। अगर हम दुखी होंगे तो दोस्त भी दुखी होंगे एज यूजुअल। अच्छा, और अगर कोई दुश्मन है तो हमारे खुश होने पे हमारा दुश्मन दुखी होगा और हमारे दुखी होने पे हमारा दुश्मन क्या होगा, खुश होगा। बिल्कुल, है ना। तो उसी तरीके से आईपीडी और आईपीएफए एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि एक दूसरे के दुश्मन है। तो दुश्मन होने का मतलब क्या है बेटा, अगर किसी का आईपीडी ज्यादा होगा तो उसी चीज का आईपीएफए क्या होगा बेटा, कम होगा। और ऑन द अदर हैंड अगर किसी चीज का आईपीडी कम होगा तो उस चीज का आईपीएफए कैसा होगा, ज्यादा होगा, है ना बेटा। चलिए तो अब चलिए सॉलिड, लिक्विड और गैस को देख के बताना है हमको कि किसका आईपीएफए कैसा होगा। तो चलिए सॉलिड का बताते हैं। सॉलिड का आईपीडी लो है बेटे, सॉलिड का आईपीडी लो है यानी इसका आईपीएफए बताओ कैसा होगा, ज्यादा। आईपीएफए जो होगा इसका वो क्या होगा, हाई होगा। अच्छा, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में आईपीडी सॉलिड से ज्यादा होता है यानी कि लिक्विड का आईपीएफए सॉलिड से कम होगा। अच्छा, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि जो बेटा गैसेस है, गैसेस का आईपीडी जो होता है वो हाईएस्ट होता है यानी कि इनका आईपीएफए कैसा होगा बेटा, लोवेस्ट होगा। ठीक है बेटा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। आप वो डेफिनेशन ध्यान से देख लीजिए, डेफिनेशन के तीनों पॉइंट्स और तीसरे पॉइंट के नीचे ये जो ब्रैकेट है इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो स्क्वायर है यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि अभी उसको वो क्लीन होगा और वहां पे हम आगे की चीजें देखेंगे। तो देख लीजिए आप लोग एक बार। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है पीएम। ना बेटा प्रधानमंत्री नहीं, लिख देता हूं यहाँ पे पार्टिकल मोशन। ठीक है बेटा, पार्टिकल मोशन, पार्टिकल का मोशन, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो बेटा चलिए आइए बता देता हूं मैं आपको कि जो पीएम होता है, लो आप खुद ही देख लो कि पीएम और आईपीएफए दोनों में कैसा रिलेशन दिख रहा है हमको बेटा। पीएम और आईपीएफए में हमको एक इनवर्स रिलेशन दिख रहा है बेटा, है ना। यानी कि पार्टिकल मोशन जो है वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि बताना बेटा, अगर पार्टिकल मोशन किसी चीज का ज्यादा होगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर पार्टिकल मोशन कम है तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना बेटा। तो चलिए आइए देखिए और बताइए, सॉलिड का आईपीएफए हाई है, ज्यादा है, यानी कि इनका पार्टिकल मोशन लो होगा, है ना। तो पार्टिकल मोशन इज लो। इवन बेटा मैं बताऊं तो इनके अंदर पार्टिकल मोशन होता ही नहीं है। ये पता है पार्टिकल मोशन के नाम पे क्या करते हैं, ओनली डू ऑस्किलेटरी मोशन। ये सिर्फ ऑस्किलेटरी मोशन करते हैं बेटा, ऑस्किलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। वो कैसा होता है कि एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको कि मीन पोजीशन बोलते हैं, उस मीन पोजीशन से आगे जाना, पीछे आना। आगे जाने को बोलते हैं टू मोशन, पीछे जाने को बोलते हैं फ्रो मोशन। और इस एक टू और फ्रो को मिला करके, इस टू और फ्रो को मिला करके जो बनता है उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है, तो सॉलिड के पार्टिकल सिर्फ यही मोशन कर पाते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें बेटा तो लिक्विड के अंदर आईपीएफए कम है सॉलिड से, यानी कि इनका पार्टिकल मोशन होगा सॉलिड से ज्यादा। पार्टिकल मोशन पार्टिकल मोशन मोर देन सॉलिड। अच्छा, इसके अलावा अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर आईपीएफए लोवेस्ट है, यानी कि इनका पार्टिकल मोशन हाईएस्ट होगा। और ये ना बेटा रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम का मतलब समझते हैं आप? रैंडम का मतलब होता है जहां तहां, जैसे तैसे, ऐसे वैसे, जैसे भी इनका मन करे।
ठीक है, तो रैंडम पार्टिकल मोशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है काइनेटिक एनर्जी, के ई। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले एक रिलेशन देख लेते हैं बेटा। रिलेशन क्या है कि पार्टिकल मोशन और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं आपको? दोस्त दिख रहे हैं बेटा। यानी कि जिस चीज का पार्टिकल मोशन ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, पार्टिकल मोशन कम होगा काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो चलिए देख करके बताइए फटाफट कि बेटा जो हमारे सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स का पार्टिकल मोशन लो होता है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी भी इनकी लो होगी। अच्छा, इसके अलावा बेटा, इसके अलावा जो हमारे लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स का पार्टिकल मोशन सॉलिड से ज्यादा होता है, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी सॉलिड से ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड। अच्छा, और इसके अलावा बेटा अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस का जो पार्टिकल मोशन होता है वो होता है हाईएस्ट, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी इनकी हाईएस्ट होगी। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी हाईएस्ट। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा फिजिकल अपीयरेंस। बेटा फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है कि फिजिकली यानी कि ऐसे देखने में हमारा मैटर कैसा दिख रहा है। तो हाउ द मैटर फिजिकली अपीयर्स, हाउ द मैटर फिजिकली अपीयर्स। ठीक है बेटा, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे बेटा? फिजिकल अपीयरेंस। ठीक, अच्छा ये आगे बढ़ते हैं। तो बेटा फिजिकल अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स का शेप फिक्स होता है, जैसे हमारा ये बोर्ड, साइज फिक्स होता है जैसे अगेन ये बोर्ड, और बाउंड्रीज फिक्स होती हैं जैसे कि हमारे बोर्ड की बाउंड्रीज। ठीक है बेटा, तो फिजिकल अपीयरेंस में हम सॉलिड्स में क्या लिखेंगे? फिक्स शेप, साइज एंड बाउंड्रीज। फिक्स शेप, साइज एंड बाउंड्रीज। वही बेटा अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के केस में ना तो कोई फिक्स शेप होती है, ना तो कोई फिक्स साइज होता है, ना तो कोई फिक्स बाउंड्री होती है। ये उसी कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसमें कि आप इनको रखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप एक छोटी सी कटोरी में अगर उतना पानी रखते हैं तो वो कटोरी का शेप ऑक्यूपाई करेगी। एक अगर बोतल में रखते हैं तो बोतल का शेप ऑक्यूपाई करेगी। अगर किसी आप कैन में रखते हैं तो वो कैन का शेप ऑक्यूपाई करेगी। आप जिस भी शेप के कंटेनर में उसको रखेंगे वो उसी का शेप ऑक्यूपाई करेगी। तो इसकी प्रॉपर्टी हुई फिजिकल अपीयरेंस की, नो फिक्स शेप, साइज एंड बाउंड्रीज एंड ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। कि उसी कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसके अंदर कि इनको रखा जाता है। और सेम यही चीज होगी हमारे गैस के साथ। ठीक है,
ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब 6 प्रॉपर्टी हो गई, 5-6 और बाकी है, ज्यादा नहीं। आज कम से कम हम ये इतना टॉपिक कवर करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन का। केमिकल क्लासिफिकेशन बेशक नेक्स्ट क्लास में करके और बाकी के बेसिक टॉपिक्स देखेंगे, बट आज ये इतना टॉपिक कवर किया जाएगा। चलिए बेटा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए इसको अच्छे से, और आगे बढ़ते हैं फिर हम। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो 6 प्रॉपर्टीज हम कवर कर चुके हैं, है ना। क्या क्या कवर कर लिया हमने कि क्या कहते हैं, पैकिंग कवर कर ली, आईपीडी कवर कर लिया, आईपीएफए कवर कर लिया, काइनेटिक एनर्जी कवर कर ली, पार्टिकल मोशन कवर कर लिया और फिजिकल अपीयरेंस कवर कर लिया। अब चलते हैं मास के ऊपर, ठीक है। तो 6 प्रॉपर्टी जो है हमारी वो होने वाली है मास, ठीक है। तो सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स के अंदर होता है फिक्स मास, लिक्विड्स के भी अंदर होता है फिक्स मास, और गैसेस के अंदर होता है नो फिक्स मास, कोई फिक्स मास नहीं होता इनका। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जो गैसेस होते हैं ना, गैसेस के पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं और इनके पार्टिकल्स के लिए एक बहुत वाइड एनवायरनमेंट होता है जिसमें कि ये स्प्रेड हो सकते हैं, तो इनका एक्चुअल मास कभी भी पता नहीं लग पाता है, ठीक है। अच्छा, 8 जो प्रॉपर्टी है, 8 प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है सॉलिड्स का वो कैसा होता है, फिक्स। वॉल्यूम जो होता है लिक्विड्स का वो कैसा होता है, फिक्स। और वॉल्यूम जो होता है गैसेस का वो होता है नॉन फिक्स। अच्छा, अब जरा फर्क समझिएगा बेटा कि दोनों में फर्क क्या है। लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, यानी कि अगर मैं लिक्विड लेता हूं 100 ml और मेरे पास कंटेनर है 200 ml, तो इस कंटेनर की हाफ स्पेस फिल होगी, इस कंटेनर का हाफ स्पेस फिल होगा बेटा, यानी कि कितना फिल होगा, बस 100 ml फिल होगा, 100 ml खाली रहेगा। बट गैस के केस में अगर बात करें, गैस के केस में सेम सिचुएशन कि गैस ले लेते हैं 100 ml और कंटेनर ले लेते हैं हम 200 ml। तो इसके केस में बेटा 200 ml जो हमने कंटेनर लिया है, तो इस 200 ml कंटेनर के केस में फुल स्पेस फिल हो जाएगा, फुल स्पेस फिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। ध्यान रखेंगे हम इस बात को, ध्यान रखेंगे, ये इनके बीच में फर्क होता है। आइए अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है डेंसिटी, ठीक है। तो आइए डेंसिटी के बारे में समझ लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है? तो बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो, मास पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो को ही हम डेंसिटी कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल की जो रूम है, मान लीजिए कोई भी एक रूम है, तो एक रूम का एक फिक्स स्पेस होगा, फिक्स स्पेस ऑक्यूपाई, फिक्स स्पेस होगा उस रूम का, तो वो हो गई रूम की वॉल्यूम। अब उस रूम में कितने मास प्रेजेंट है, मतलब मान लीजिए कि एक पर्सन अगर है तो हम उसको एक मास मान लेते हैं, तो कितने पर्सन प्रेजेंट हैं ये डिटरमाइन करेगा डेंसिटी। मान लीजिए अगर उसी कमरे में 2 लोग हैं तो कमरे की डेंसिटी हो गई 2, है ना। अगर उसी कमरे में 5 लोग हैं तो कमरे की डेंसिटी हो गई 5, उसी कमरे में अगर 20 लोग हैं तो कमरे की डेंसिटी हो गई 20। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कमरे की डेंसिटी किस केस में ज्यादा है, तो आप बताइए किस केस में ज्यादा है, जब कमरे में कितने लोग हैं, 2, 5 या 20, बताइए 20 लोग। और मैं आपसे पूछूं कि बेटा कमरे की डेंसिटी किस केस में कम है, तो 2 लोगों के केस में। अच्छा ये भी ध्यान दीजिए कि बेटा जब कमरे में 2 लोग रहेंगे तो उनके बीच की दूरी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और जब कमरे में 20 लोग रहेंगे तो उनके बीच की दूरी कैसी होगी, कम रहेगी, यानी कि 20 लोग क्लोजली पैक रहेंगे और 2 लोग लूजली पैक रहेंगे। तो बेटा चलिए
डेंसिटी की डेफिनेशन हमने देखी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम रेशियो को जो है हम डेंसिटी बोलते हैं। सॉलिड्स के केस में बेटा पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, तो दे हैव, बताइए, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी बेटा, ठीक है। अच्छा, लिक्विड के केस में पार्टिकल सॉलिड से थोड़े दूर हैं, तो इनकी डेंसिटी कैसी होगी, लेस देन सॉलिड, डेंसिटी लेस देन सॉलिड्स। और बेटा अगर गैस की बात करें तो गैस के केस में जो डेंसिटी है वो कैसी होगी, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, बहुत कम पार्टिकल्स हैं, तो लोवेस्ट डेंसिटी होगी इनकी, है ना बेटा। चलिए आइए अब अगली प्रॉपर्टी पे पढ़ते हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टी है बेटा जिसके बारे में अब हम बात करेंगे वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, डाई का और शुरू में आ रहे हैं डाई या फिर डी जिसका मतलब होता है दो, तो दो चीजों का जुड़ना, ठीक है बेटा। तो डिफ्यूजन का मतलब होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मैटर्स ऑन देयर ओन, कि दो हमारे पास मैटर हैं, उन दो मैटर के पार्टिकल्स अपने आप ही बिना कुछ किए एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, उसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन हो गई द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ठीक है बेटा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल अब देखिए मिक्स होने के लिए, मतलब डिफ्यूजन का मतलब है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। बेटा अगर एक मैटर के पार्टिकल को दूसरे मैटर के पार्टिकल के साथ मिक्स होना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, इनके पास जाना पड़ेगा, बात समझ लो ना बेटा। सॉलिड के अंदर जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स प्लेस पे रहते हैं, ये कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये डिफ्यूज हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, है ना। तो लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होता है। अच्छा, वहीं पे बेटा अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो इनके अंदर पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, है ना। तो इनका होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर देन सॉलिड्स। और बेटा गैसेस के पार्टिकल्स तो रैंडम पार्टिकल मोशन करते हैं, कहीं भी कैसे भी मूव कर सकते हैं, तो इनका होगा हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। चलिए आइए बेटा, अगली जो प्रॉपर्टी होने वाली है वो होने वाली है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट 11th प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर 12th प्रॉपर्टी, और उसके बाद 13th प्रॉपर्टी होगी कंप्रेसिबिलिटी एंड रिजिडिटी। फिर आज की क्लास फिनिश, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे अपने सॉलिड्स की, कि जो सॉलिड्स होते हैं बेटा, सॉलिड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। खैर हम आगे अगली क्लास में देखेंगे कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते क्या हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, लिक्विड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लेस देन सॉलिड होगा, तो एमपी एंड बीपी लिख देते हैं, एमपी एंड बीपी लेस देन सॉलिड्स। और जो हमारे गैसेस हैं बेटा, गैसेस का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा बेटा, लोवेस्ट, सबसे कम, है ना बेटा। तो लोवेस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। चलिए आइए बेटा, अगला पॉइंट जो होने वाला है वो होने वाला है बेटा यहां हमारा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर के बारे में एक बात समझिएगा कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट क्या दिख रहे हैं आपको एक दूसरे के,
देख के बताइए ध्यान से, दुश्मन दिख रहे हैं? यानी कि बेटा जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो आइए चलिए अब इनको देखते हैं, है ना। जो हमारे सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स का लिक्विड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, यानी कि इनका वेपर प्रेशर कैसा होगा? लो। तो लोवेस्ट वेपर प्रेशर। अच्छा, इसके बाद से जो हमारे लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड से ज्यादा होता है, कम होता है, सॉरी। तो इनका जो वेपर प्रेशर होगा वो कैसा होगा बेटा? इनका वेपर प्रेशर सॉलिड से ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर मोर देन सॉलिड। अच्छा, और जो बेटा हमारे गैसेस हैं, गैसेस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होता है, तो इनका वेपर प्रेशर कैसा होगा? फटाफट बता दीजिए। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होता है तो वेपर प्रेशर, बोलिए ना बेटा, बोलिए, कैसा होगा? हाईएस्ट होगा, है ना। तो अब बेटा लास्ट प्रॉपर्टी हमारी बच रही है जिसके अंदर की दो चीजें मिक्स हैं। एक है कंप्रेसिबिलिटी और दूसरी चीज है रिजिडिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी को मैं डिफाइन कर देता हूं, आप इनकी डेफिनेशन लिखिएगा ध्यान से। बेटे कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेस होने की एबिलिटी, और कंप्रेस होने का मतलब क्या होता है? दबना, ठीक है। तो दबने की एबिलिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन लिखिए, मैं बोलता हूं, द एबिलिटी ऑफ अ मैटर, the ability of a matter to get compressed, the ability of a matter to get compressed when a force is applied, when a force is applied is called compressibility. अच्छा, रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी का मतलब होता है बेटा, रिजिड का मतलब होता है कि अपने स्वभाव को बनाए रखना, यानी कि आपके ऊपर कितना भी फोर्स लगाया जा रहा है, बट कितना भी फोर्स आपके ऊपर लग रहा है, आपने अपने नेचर को, अपने बेसिक इनिशियल्स को चेंज नहीं किया है। तो रिजिडिटी की डेफिनेशन लिखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोज, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू अपोज the force acting on it is called rigidity। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने ऊपर लगने वाले फोर्स को अपोज कर सकता है, वो क्या कहलाएगी बेटा? रिजिडिटी कहलाएगी। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। बेटा जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो इनको कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इनकी जो रिजिडिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो सॉलिड के केस में ये प्रॉपर्टी होगी हाईली इनकंप्रेसिबल एंड रिजिड। लिक्विड्स जो होते हैं बेटा, लिक्विड्स के केस में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स के मुकाबले ज्यादा होती है, यानी कि ये कंप्रेसिबल होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स, और क्योंकि ये कंप्रेस हो जा रहे हैं इसीलिए ये इतने ज्यादा रिजिड नहीं होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी हो गई कंप्रेसिबल एंड नॉट रिजिड। अच्छा बेटा, नॉट रिजिड लिखने की जगह
आप एक बात और देखिए कि जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं इनमें फ्लो करने की, बहने की एबिलिटी होती है। तो आप ये चीज लिख सकते हैं कि कंप्रेसिबल एंड फ्लूइडिटी, कि इनमें रिजिडिटी नहीं होती है, इनमें फ्लूइडिटी होती है, बहने की एबिलिटी होती है। ठीक है ना। तो फ्लूइडिटी की डेफिनेशन हम यहाँ लास्ट में लिख लेंगे। आप जहां डेफिनेशन लिखेंगे वहीं पे फ्लूइडिटी की डेफिनेशन भी लिख देंगे। मैं अभी बोल देता हूं लास्ट में, पहले हम अपना पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। बेटा जो गैसेस है, गैसेस के अंदर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीकेस्ट है, यानी कि ये कैसे होंगे, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल एंड रिजिडिटी शो नहीं करेंगे, ये क्या शो करेंगे, फ्लूइडिटी शो करेंगे, है ना बेटा। चलिए अब फ्लूइडिटी की डेफिनेशन लिख लीजिए और कुछ होमवर्क देता हूं, होमवर्क लिख लीजिए। तो फ्लूइडिटी की डेफिनेशन लिखिए कि द ability of a matter, the ability of a matter to flow, the ability of a matter to flow is called fluidity। किसी भी मैटर के फ्लो होने की एबिलिटी को फ्लूइडिटी कहते हैं। अब होमवर्क लिखिए, होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, कुछ 3-5 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लिखिए या फिर बोलने की जगह आप इस बोर्ड की पहले पिक्चर्स देख लीजिए और फिर मैं ये पोर्शन को क्लीन करके और यहाँ पे फिर होमवर्क लिख देता हूँ आपका। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन होंगे और आपको उन्हें करना है। और करने के बाद जब भी आप होमवर्क कर लेंगे अपना, तो होमवर्क करने के बाद सभी लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपना होमवर्क। ठीक है ना, सभी लोग पर्सनली, ग्रुप के अंदर नहीं, पर्सनल चैट में व्हाट्सएप करेंगे कि मैंने होमवर्क कर लिया। ठीक है, और आज के कल ये काम हो जाना चाहिए सभी लोगों का, सभी लोग ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा